आज के इस गहन विश्लेषण में हम कानूनी दुनिया की एक ऐसी आम लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं जिससे लोग अक्सर एक अंतिम सत्य मान लेते हैं। बिल्कुल। और ये वो धारणा है जो हमारे रोजमर्रा के व्यावसायिक और व्यक्तिगत लेन देन में बहुत गहराई तक बैठी हुई है। हाँ, मेरा मतलब है कि हम अक्सर देखते हैं कि चाहे कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, किराए का कोई एग्रीमेंट तैयार करवाना हो या किसी बिजनेस पार्टनरशिप की शुरुआत करनी हो। एग्जैक्टली ऐसे में कागजों के एक पुलिंदे पर बस एक लाल रंग की मुहर और एक बड़े से हस्ताक्षर को देखकर लोग पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं नोटरीकृत दस्तावेजों की, जिन्हें आम भाषा में नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। और समाज में एक बहुत ही गहरी धारणा ये है कि जैसे ही किसी कागज पर नोटरी की मोहर लग गई, वो दस्तावेज पूरी तरह से कानूनी, 100% सच और अकाट्य हो गया। हाँ, ऐसा मान लिया जाता है कि अब तो ये कागज एक ऐसा ढाल बन गया है जिसे अदालत भी तुरंत स्वीकार कर लेगी और बस इसी के आधार पर अपना फैसला सुना देगी। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें कानूनी दस्तावेज, अदालती नियम और विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय का 2026 का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला शामिल है, वे इस लाल मोहर की एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। सही कहा। और हमारा आज का मिशन भी यही है कि इस विषय से जुड़े इन मिथकों और वास्तविकताओं का गहराई से विश्लेषण किया जाए। हमें यह समझना है कि एक नोटरीकृत दस्तावेज की असल कानूनी अहमियत आखिर होती क्या है। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। इस लाल मोहर के पीछे का कानूनी सच आखिर है क्या और ये अदालती प्रक्रियाओं में कैसे काम करता है। देखिए, इस मोहर के पीछे का सच वाकई उस धारणा से काफी अलग है जो आम तौर पर समाज में फैली हुई है। इस पूरी कानूनी बहस को समझने के लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय के उस हालिया फैसले का रुख करना होगा जिसकी चर्चा अभी हुई है। आप उस 2026 वाले मामले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये मामला है तारामल पीताम्बरम बनाम टी उषा कृष्णन, जिसका साइटेशन 2026 IASC 134 है। इस मामले ने कानूनी हलकों में काफी चर्चा बटोरी है। वो इसलिए क्योंकि इसने नोटरीकृत दस्तावेजों की अदालत में स्वीकार्यता को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया पेश किया है। एकदम सही। इस मामले की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी कि एक पक्ष ने संपत्ति के विवाद में अपने अधिकार को साबित करने के लिए एक अनुबंध की केवल नोटरीकृत फोटोकॉपी अदालत में पेश की थी। और उनका तर्क शायद यही रहा होगा कि क्योंकि इस फोटोकॉपी पर एक प्रमाणित नोटरी अधिकारी की मोहर और हस्ताक्षर मौजूद हैं, इसलिए इसे मूल दस्तावेज के बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। हाँ, उनका यही तर्क था कि इसके आधार पर उनके अधिकार को मान्यता मिलनी चाहिए। पर यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पूरी तरह से खारिज कर दिया? मतलब सिर्फ मोहर देखकर कोर्ट उसे असली नहीं मान लेगी? बिल्कुल नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी दस्तावेज को नोटरीकृत कराने मात्र से उसकी सत्यता का कोई स्वतः अनुमान पैदा नहीं होता है। कानूनी भाषा में इसे ऑटोमैटिक प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस कहते हैं। ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस। हाँ, और अदालत का नजरिया ये था कि ऐसा कोई भी अनुमान केवल एक मुहर देखकर नहीं लगाया जा सकता, चाहे वो मुहर किसी सरकारी अधिकारी की ही क्यों न हो। ये कानूनी दृष्टिकोण तो उस आम धारणा को पूरी तरह से बदल देता है कि मोहर लगने से बातें पत्थर की लकीर बन जाती हैं। बिल्कुल बदल देता है। हाँ। अगर इस फैसले के निहितार्थ को समझें तो इसका सीधा मतलब ये है कि अदालत किसी दस्तावेज को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लेगी क्योंकि उस पर एक लाल ठप्पा लगा हुआ है। खासकर जब बात फोटोकॉपी की आती है, लोग अक्सर ये मान बैठते हैं कि अगर किसी ज़ेरॉक्स कॉपी पर नोटरी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं तो वो असली कागज के बराबर हो गया है। ऐसा लगता है कि लोग नोटरीकरण की प्रक्रिया को दस्तावेज के अंदर लिखी विषय वस्तु की प्रामाणिकता से जोड़कर देखने की भूल करते हैं। यह एक बहुत ही सटीक अवलोकन है और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में तोड़ा है। अदालत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक फोटोकॉपी या ज़ेरॉक्स जिसे नोटरी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, वो कभी भी मूल दस्तावेज या प्राइमरी एविडेंस का स्थान नहीं ले सकती। तो फिर नोटरीकरण असल में है क्या? नोटरीकरण केवल साक्ष्य नियमों के अधीन एक प्रक्रियात्मक हिस्सा है। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दस्तावेज के भीतर लिखी गई बातें सच हैं। इस फैसले में न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया
कि किसी दस्तावेज का नोटरीकृत होना उसे अदालत में स्वतः स्वीकार्य नहीं बनाता। मतलब अदालत को हमेशा ये देखना होता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कड़े मापदंडों के तहत उसे साक्ष्य माना जा सकता है या नहीं। एग्जैक्टली। नोटरी का काम किसी दस्तावेज को कानूनी वैधता प्रदान करना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करना है। अगर हम इस पूरी व्यवस्था को व्यवहारिक नजरिए से देखें और ये मान लें कि मोहर लगने से बातें सच साबित नहीं होती और फोटोकॉपी असली कागज नहीं बन जाती, तो मुझे ना एक नोटरी का काम काफी हद तक किसी मशहूर क्लब के बाहर खड़े बाउंसर जैसा लगता है। बाउंसर जैसा? ये एनालॉजी दिलचस्प है, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, अगर इस एनालॉजी को थोड़ा और विस्तार दें तो बाउंसर क्लब के दरवाजे पर आने वाले व्यक्ति का आईडी कार्ड चेक करता है, उसकी शक्ल मिलाता है और उसे अंदर जाने देता है। लेकिन बाउंसर इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, या वो क्लब के अंदर जाकर कोई झगड़ा नहीं करेगा, या फिर उसकी नीयत क्या है। उसका काम सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति आईडी में दिख रहा है वही व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है। नोटरी भी शायद कागजों के साथ कुछ ऐसा ही करता है। तो नोटरी अधिनियम के तहत नोटरी मुख्य रूप से क्या करता है? जब कोई व्यक्ति कोई दस्तावेज लेकर नोटरी के पास जाता है तो नोटरी उस व्यक्ति की, जिसे कानूनी भाषा में निष्पादक या एग्जीक्यूटेंट कहते हैं, केवल पहचान का सत्यापन करता है। वो यह सुनिश्चित करता है कि जो हस्ताक्षर दस्तावेज पर हो रहे हैं वो उसी के सामने किए जा रहे हैं। और फिर वो अपने रजिस्टर में वो सब डिटेल्स दर्ज कर लेता है? हाँ, नोटरी अपने रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम, पहचान पत्र का विवरण और हस्ताक्षर दर्ज करता है। और अगर बात किसी फोटोकॉपी की हो तो नोटरी बस मूल दस्तावेज को फोटोकॉपी के साथ रखकर मिलाता है और उस पर यह प्रमाणित करता है कि यह प्रति मूल दस्तावेज के समान प्रतीत होती है। समान प्रतीत होती है? इन शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है। नोटरी ये नहीं कह रहा कि यही मूल दस्तावेज है या इसमें लिखी गई बातें सच हैं। बिल्कुल। अंग्रेजी में इसे अपीयर्स टू बी ट्रू कॉपी कहते हैं। यहाँ ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया में नोटरी क्या नहीं करता। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, वो दस्तावेज के अंदर लिखी बातों की सच्चाई की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। एकदम सही। मान लीजिए किसी एग्रीमेंट में लिखा है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को 25 लाख रुपए नकद दिए हैं, तो नोटरी इस बात की कोई जांच नहीं करेगा कि पैसे सच में दिए गए हैं या नहीं, या वो पैसा कहाँ से आया। वो बस ये देख रहा है कि एग्रीमेंट पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं और वे दोनों उसके सामने मौजूद हैं। इस बिंदु पर कानूनी स्थिति और भी अधिक जटिल और महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें एक और बहुत ही गंभीर कानूनी पहलू जुड़ता है, जिसे हम उचित निष्पादन या ड्यू एग्जीक्यूशन कहते हैं। ड्यू एग्जीक्यूशन, इसका अदालत में क्या रोल होता है? जब भी कोई दस्तावेज अदालत में चुनौती का सामना करता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से ऐसा किया था। नोटरी यह सुनिश्चित नहीं करता है और नहीं कर सकता है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ने बिना किसी दबाव, धमकी, ब्लैकमेल या धोखाधड़ी के अपनी मर्जी से हस्ताक्षर किए हैं या नहीं। तो ये पूरी तरह से संभव है कि किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर नोटरी के पास लाया गया हो? बिल्कुल संभव है। नोटरी सिर्फ ये देखता है कि एक व्यक्ति ने उसके सामने कागज पर पेन चलाया है और रजिस्टर में अंगूठा लगाया है। उस हस्ताक्षर के पीछे की परिस्थितियां क्या थीं, क्या उस व्यक्ति को दस्तावेज के परिणाम समझ आ रहे थे, ये जांचना नोटरी का काम नहीं है। और न ही वो इस बात का कोई कानूनी प्रमाण दे सकता है कि निष्पादन पूरी तरह से उचित था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम इस पूरी प्रक्रिया को नोटरी के केबिन से निकालकर कोर्ट रूम के अंदर ले जाते हैं। हाँ, क्योंकि असली कानूनी परीक्षा तो वहीं होती है जब विवाद उपजता है और मामला एक न्यायाधीश के सामने पहुंचता है। बाहर तो दस्तावेज पर मोहर देखकर एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, लेकिन अदालत के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अपने ही सख्त और बुनियादी नियम चलते हैं। साक्ष्य अधिनियम की उन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है जो ये तय करती हैं कि अदालत में साक्ष्य पेश करते समय इन नोटरीकृत दस्तावेजों की वास्तविक स्थिति क्या होती है। जब मामला कोर्टरूम में पहुंचता है तो पूरी चर्चा का केंद्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 और 65 बन जाती है। धारा 64 और 65, ये दोनों धाराएं किस मूल सिद्धांत पर काम करती हैं? इन दोनों धाराओं का जो मूल सिद्धांत है वो सर्वोत्तम साक्षी नियम या बेस्ट एविडेंस रूल पर आधारित है। धारा 64 बहुत ही स्पष्ट रूप से ये स्थापित करती है कि दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य यानी मूल दस्तावेज द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। इसका सीधा सा कारण यही होगा कि मूल दस्तावेज में किसी भी तरह की छेड़छाड़,
ओवरराइटिंग या धोखाधड़ी को अदालत आसानी से पकड़ सकती है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की और जो तारामल पीताम्बरम मामले में भी सामने आया, नोटरीकृत फोटोकॉपी को सीधे तौर पर प्राथमिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता। कानून की नज़र में वह केवल एक द्वितीयक साक्ष्य या सेकेंडरी एविडेंस है। और द्वितीयक साक्ष्य को अदालत में प्रस्तुत करने की अनुमति एक सामान्य नियम नहीं है, बल्कि ये एक अपवाद है। सही कहा। इस अपवाद का मतलब ये है कि द्वितीयक साक्ष्य को अदालत में पेश करना और उसे स्वीकार करवाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति बस अदालत में जाकर ये नहीं कह सकता कि उनके पास मूल दस्तावेज नहीं है, इसलिए अदालत नोटरी की मुहर वाली फोटोकॉपी देखकर ही अपना फैसला सुना दे। इसके लिए एक बहुत ही कड़ी कानूनी कसौटी से गुजरना पड़ता होगा। ये कानूनी कसौटी वाकई बहुत सख्त है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 उन विशिष्ट परिस्थितियों को सूचीबद्ध करती है जिनमें अदालत द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार कर सकती है। अगर कोई पक्ष नोटरीकृत फोटोकॉपी अदालत में पेश करना चाहता है तो उसे सबसे पहले एक मजबूत कानूनी आधार तैयार करना होगा। और ये साबित करना होगा कि आखिर मूल दस्तावेज कहाँ है। एग्जैक्टली। क्या वो किसी दुर्घटना में नष्ट हो गया है? क्या वो खो गया है और पर्याप्त खोजबीन के बाद भी नहीं मिल रहा है? या फिर वो दस्तावेज विरोधी पक्ष के कब्जे में है जो उसे नोटिस देने के बावजूद अदालत में पेश नहीं कर रहा है? बिना मूल दस्तावेज की अनुपस्थिति का ये स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण दिए अदालत उस फोटोकॉपी या द्वितीयक साक्ष्य पर विचार ही नहीं करेगी। और बात सिर्फ दस्तावेज को रिकॉर्ड पर ले लेने से खत्म नहीं होती। इसका मतलब है कि सिर्फ दस्तावेज जमा कर देना ही अंतिम मंजिल नहीं है। उस दस्तावेज में जो कुछ भी लिखा है उसे साबित करने की जिम्मेदारी भी उसी पक्ष पर होती है जो उसे पेश कर रहा है। बिल्कुल। उस दस्तावेज को सिद्ध करने के लिए गवाहों की गवाही अनिवार्य हो जाती है। दस्तावेज अपने आप में कोई गवाह नहीं होता। जिन लोगों के सामने वो दस्तावेज मूल रूप से तैयार हुआ था या जिन्होंने उसे पढ़ा और समझा था, उन्हें कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। और इसके बाद शुरू होती है ज़िरे यानी क्रॉस एग्जामिनेशन की वो बेहद कठिन प्रक्रिया। विरोधी पक्ष का वकील उन गवाहों से तीखे सवाल पूछेगा, उनके बयानों में विरोधाभास खोजने की कोशिश करेगा और ये साबित करने का प्रयास करेगा कि ये द्वितीयक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को देखे बिना कोई भी अदालत केवल एक नोटरी की मोहर के आधार पर किसी को उसकी संपत्ति या अधिकारों से बेदखल नहीं कर सकती। इस गहराई से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि नोटरी का ठप्पा कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अदालत में सारे सबूतों की जरूरत को रातों रात खत्म कर दे। ये बस एक समर्थक साक्ष्य है, सपोर्टिंग एविडेंस। हाँ, या प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है, कोई निर्णायक सबूत नहीं। अदालत सिर्फ कागज और मोहर नहीं देखती, अदालत उस कागज के पीछे का पूरा सच, गवाहों की विश्वसनीयता और मूल दस्तावेज की मांग करती है। ये जानकारी उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी आंख खोलने वाली बात हो सकती है जो कानूनी प्रक्रियाओं को हल्के में लेते हैं। क्योंकि अक्सर समाज में देखा जाता है कि लोग पैसे, समय या भागदौड़ बचाने के लिए कहते हैं कि रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर घंटों लाइन में लगने और भारी भरकम स्टाम्प ड्यूटी चुकाने से बेहतर है कि पास वाले वकील साहब से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट लिखकर नोटरी करवा लिया जाए और काम चल जाएगा। यहाँ इस शॉर्टकट मानसिकता के संदर्भ में नोटरीकरण और रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन के बीच का जो बुनियादी फर्क है उसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि समाज में लोग पैसे या समय बचाने के लिए पंजीकरण की जगह नोटरी का जो ये शॉर्टकट लेते हैं वो दरअसल एक बहुत बड़ा और विनाशकारी कानूनी जोखिम है। जोखिम इसलिए क्योंकि नोटरीकरण और पंजीकरण ये दोनों कानूनी प्रक्रियाएं पूरी तरह से अलग हैं। बिल्कुल अलग हैं। इनके उद्देश्य अलग हैं और कानून की नज़र में इनका वजन बिल्कुल अलग है। जैसा कि हमने समझा, नोटरीकरण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक विशेष समय पर हस्ताक्षर और पहचान का सत्यापन है। ये एक निजी प्रक्रिया है और इसमें साक्ष्य मूल्य न्यूनतम होता है। मतलब इसमें हमेशा संदेह की गुंजाइश बनी रहती है। हाँ, दूसरी तरफ पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। इसका उद्देश्य किसी संपत्ति पर स्वामित्व का हस्तांतरण करना और राज्य के पास एक स्थायी खोजे जाने योग्य सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाना है। ये सार्वजनिक रिकॉर्ड वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि जब कोई दस्तावेज पंजीकृत होता है तो वह केवल दो लोगों के बीच का निजी मामला नहीं रह जाता। नहीं, वो एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाता है जिसे कोई भी व्यक्ति जो भविष्य में उस संपत्ति को खरीदना चाहे सरकारी दफ्तर में जाकर चेक कर सकता है कि असली मालिक कौन है। यही पंजीकरण की असली ताकत है। जब किसी दस्तावेज का पंजीकरण कराया जाता है
तो उस प्रक्रिया में सब रजिस्ट्रार के सामने दोनों पक्ष उपस्थित होते हैं, उनकी तस्वीरें ली जाती हैं, बायोमेट्रिक पहचान दर्ज की जाती है और गवाहों की भी पूरी पहचान दर्ज होती है। इस पूरी प्रक्रिया के कारण एक पंजीकृत दस्तावेज का साक्ष्य मूल्य बहुत उच्च होता है। कानून की नज़र में एक पंजीकृत दस्तावेज कहीं अधिक विश्वसनीय और प्रमाणित माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय कानून के तहत, जैसे कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, 100 रुपए से अधिक मूल्य की किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री, दान या हस्तांतरण के लिए पंजीकरण कानूनन अनिवार्य है। मतलब कोई भी किसी भी परिस्थिति में नोटरीकरण को पंजीकरण के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। यदि कोई व्यक्ति किसी जमीन का सौदा सिर्फ नोटरी करवाकर सोचता है कि वो उसका मालिक बन गया है, तो कानून की नज़र में उस दस्तावेज का कोई मूल्य नहीं है, वो शून्य है, वॉइड है। ये तो वही बात हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए हवाई जहाज में सफर करना है, लेकिन टिकट और वीजा लेने के बजाय कोई सिर्फ बस का पास दिखाकर एयरपोर्ट के अंदर जाने और हवाई जहाज में बैठने की कोशिश कर रहा है। बहुत सही उदाहरण है। दोनों यात्रा के साधन हैं, लेकिन उनकी मान्यता, उनका दायरा और उनकी जगह बिल्कुल अलग है। कुछ हजार रुपए की स्टैम्प ड्यूटी या पंजीकरण शुल्क बचाने के चक्कर में जब लोग ऐसा करते हैं तो वे अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति के अधिकारों को एक ऐसे धागे से बांध देते हैं जो अदालत की एक सामान्य सी जिरे में टूट सकता है। और जब कोई असली कानूनी विवाद खड़ा होता है, तब ये एहसास होता है कि वो तथाकथित शॉर्टकट वाला नोटरीकृत दस्तावेज अदालत में बस एक रद्दी का टुकड़ा मात्र है। इस तरह के मामलों में अदालत का नजरिया बहुत सख्त होता है। जहां कानून ने किसी दस्तावेज का पंजीकरण अनिवार्य किया है, वहां सिर्फ नोटरी करा लेना उस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में पूरी तरह से अमान्य बना देता है। इसका मतलब है कि अदालत उस दस्तावेज को यह साबित करने के लिए देखेगी ही नहीं कि संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई बाद में किसी भी तरह की कानूनी बहस से नहीं की जा सकती। इसलिए कानूनी प्रक्रियाओं में शॉर्टकट अक्सर सबसे लंबा और सबसे महंगा रास्ता साबित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटा जाए और उन सभी स्रोतों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, नोटरी अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम के सार पर नजर डाली जाए, तो हमारे सामने कुछ बहुत ही स्पष्ट और जरूरी निष्कर्ष उभर कर आते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मूल दस्तावेज की सुरक्षा सर्वोपरि है। हाँ, अगर कोई भी अहम कानूनी कागज है तो उसकी असली कॉपी को तिजोरी में या बैंक लॉकर में बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नोटरी की लाल सील लग जाने से कोई भी फोटोकॉपी अदालत में प्राइमरी एविडेंस नहीं बन जाती। दूसरी बात यह है कि अदालतें मोहरों या शॉर्टकट के आधार पर नहीं, बल्कि प्रमाण और साक्ष्य अधिनियम के कड़े नियमों के आधार पर फैसला करती हैं। अगर किसी विवाद में कोर्ट जाना पड़े तो ये साबित करना होगा कि दस्तावेज सही था, हस्ताक्षर बिना किसी दबाव के हुए थे और जरूरत पड़ने पर गवाहों को भी उस कठिन जिरे से गुजरने के लिए तैयार रहना होगा। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, कानूनी मामलों में शॉर्टकट से हमेशा बचना चाहिए। जहां कानून ने संपत्ति के हस्तांतरण या किसी बड़े अग्रीमेंट के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है, वहां चंद पैसे बचाने के लिए नोटरी से काम चलाने की कोशिश एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इन सभी बातों को समझना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी दस्तावेज को लेकर कोई गलतफहमी ना रहे और अज्ञानता या शॉर्टकट के चक्कर में कोई अपनी मेहनत से कमाए गए अधिकारों को खतरे में ना डाल ले। लेकिन ये सारी बातें आज के परिदृश्य की हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, खासकर जब हम आज के इस तेजी से बदलते तकनीकी युग पर नजर डालते हैं। तकनीकी युग? आप किस दिशा में इशारा कर रही हैं? आज जब हम हर दिन नई तकनीकों को अपने जीवन और व्यवस्थाओं का हिस्सा बना रहे हैं, तो कानूनी प्रक्रियाएं अछूती कैसे रह सकती हैं? आज दुनिया भर में ब्लॉकचेन तकनीक और एडवांस्ड डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, ब्लॉकचेन तो आजकल हर जगह चर्चा में है। ये ऐसी विकेंद्रीकृत प्रणालियां हैं या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स हैं जो किसी भी दस्तावेज की प्रामाणिकता, उस पर हस्ताक्षर होने का सटीक समय यानी टाइम स्टैम्प और हस्ताक्षरकर्ता की पहचान को बिना किसी इंसानी दखल के हमेशा के लिए एक ऐसे डिजिटल लेजर में दर्ज कर सकती हैं जिसे कभी हैक, बदला या मिटाया नहीं जा सकता। इसमें तो कोई कागज खोने का डर ही नहीं है, ना कोई फोटोकॉपी की जरूरत है और ना ही किसी मोहर के फर्जी होने का कोई जोखिम है। बिल्कुल। तो अगर तकनीक इतनी सुरक्षित, पारदर्शी और अकाट्य हो चुकी है, जो साक्ष्य अधिनियम की उन सभी चिंताओं को तकनीकी स्तर पर ही सुलझा देती है,
तो क्या भविष्य में उस लाल रंग की नोटरी की मुहर, उस मोटे से रजिस्टर में किए गए स्याही वाले हस्ताक्षर और इस पूरी परंपरागत इंसानी व्यवस्था की कोई ज़रूरत बचेगी? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्या आने वाले कुछ सालों में ये तकनीक इस पूरी कानूनी और साक्ष्य प्रक्रिया को हमेशा के लिए बदलकर रख देगी? और क्या हमारी अदालतों को साक्ष्य के लिए कागज और मुहर की बजाय एक नए डिजिटल फ्रेमवर्क को पूरी तरह से अपनाना पड़ेगा? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो इस पूरी व्यवस्था को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो इंसानी गवाही, रजिस्टरों और रबर की मुहरों पर टिकी हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा भविष्य दरवाजा खटखटा रहा है जो क्रिप्टोग्राफी, कोड और एल्गोरिदम से पूरी तरह सुरक्षित है। क्या तकनीक वो अकाट्य सत्य बन पाएगी जिसकी हम अभी कागजों और मोहरों में सिर्फ कल्पना करते हैं, या फिर इंसानी सत्यापन का कोई ना कोई महत्व हमेशा बना रहेगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम दिया जाता है। उम्मीद है कि इस चर्चा से कानूनी दस्तावेजों, अदालत की प्रक्रियाओं और उस लाल रंग की नोटरी मोहर को देखने का नजरिया अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक हो गया होगा। ये एक ऐसा विषय है जिस पर गहराई से विचार करना आवश्यक है ताकि कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ये याद रखा जा सके कि मूल दस्तावेजों की अहमियत किसी भी मुहर से कहीं बढ़कर है।